आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफर भाग 8। रानू रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जिसे वो बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी। वो पैदल ही चलने लगी। उसने पीछे पलटकर देखा लेकिन ऋत्विक उसे दिखाई नहीं दिया। उसने गीत को फोन करने के लिए जैसे ही मोबाइल निकाला उसे याद आया वो चंद्रादित्य के साथ है। उसने मोबाइल वापस जेब में डाल लिया और पास की बेंच में बैठकर रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे वो इतना प्यार करती है वो इंसान किसी और से प्यार करता है। उसकी आंखों के सामने ऋत्विक के साथ बिताए हुए लम्हे नजर आने लगे। काश मैं गीत की बात मान लेती तो आज मेरा प्यार भी मुझे मिल जाता। इतना समझाया था गीत ने उसे कि जाकर बता दे उसे, लेकिन वो तो ऋत्विक को देखकर ही भाग जाती थी। वो वहीं बैठे सिसकने लगी। इधर ऋत्विक जैसे ही बाहर आया उसने इधर उधर देखा, रानू उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो अनजाने में भय से परेशान हो उठा। उसने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए एक आदमी से पूछा, भैया आपने एक लड़की को देखा क्या जिसने ब्लू जींस के साथ मजेंटा क्रॉप टॉप पहना हुआ है? वो आदमी मुझे नहीं पता कहते हुए आगे बढ़ गया तो ऋत्विक का दिल और घबरा गया। कहाँ गई होगी? वो आसपास सभी लोगों से पूछने लगा लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। ऋत्विक परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखते हुए, रानू यार कहाँ हो तुम? ये सब मेरी ही गलती है। उसके सामने मुझे साकी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे देख भाग जाती है। ऐसे में पसंद क्या करूं? कहाँ गई होगी? काफी देर से ऋत्विक को परेशान इधर उधर किसी को ढूंढते देख एक महिला ने कहा, बेटा क्या हुआ? ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा तो वो औरत जाने लगी। तभी ऋत्विक ने उस महिला से कहा, आंटी आपने एक लड़की को देखा क्या जिसने ब्लू जीन्स के साथ मजेंटा क्रॉप टॉप पहना हुआ है? हाँ, एक लड़की गई है यहाँ से पुल के दाएं तरफ। ऋत्विक थैंक यू आंटी कहते हुए पुल की तरफ भागा और पुल के पास आकर खड़ा हो गया। उसे रानू कहीं दिखाई नहीं थी। उसने पुल के नीचे झांका तो देखा रानू का जैकेट पुल के नीचे लटका हुआ था। ऋत्विक ये देख चीख पड़ा। रानू से ढंग से सांस भी नहीं आ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके एक मजाक से रानू ऐसा कदम भी उठा सकती है। वो कुछ देर तक खामोश सा खड़ा रहा, फिर कुछ सोचकर नदी में कूदने के लिए रेलिंग पर चढ़ गया। पुल के रेलिंग पर खड़ा नीचे कूदने ही वाला था कि किसी ने उसे पीछे खींच लिया। ऋत्विक ने मुड़कर देखा तो सामने रानू खड़ी थी। ऋत्विक रानू को देख झटके से नीचे उतरा और उसे अपने गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं कितना डर गया था, ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया। वो रानू को अपने सीने से चिपकाए रो पड़ा। कभी उसके गाल को छूता तो कभी उसके माथे को चूमता। घबराहट से बड़ी उसकी धड़कनों का शोर रानू महसूस कर पा रही थी। रानू बेंच पर बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद वो उठी और पुल की ओर चल पड़ी। वो रेलिंग से टिकी नीचे नदी की बहती धारा को देख रही थी। उसने जैसे ही अपना जैकेट निकाल कर रेलिंग पर रखा, जैकेट हवा के तेज होने से नीचे जा गिरा और बीच में ही अटक गया। वो कुछ सेकंड नीचे ही देखती रही, फिर गहरी सांस भरते हुए आगे बढ़ गई। वो पुल के आखिरी छोर पर खड़ी थी जब उसे अपना नाम सुनाई दिया। उसने देखा कि ऋत्विक उसका नाम लेकर चीख रहा है तो वो दौड़ती हुई वहां आ गई और ऋत्विक का हाथ पकड़कर खींच लिया। वो भी बहुत डर गई थी कि कहीं ऋत्विक नीचे ना कूद जाए। रानू उससे अलग हुई तो ऋत्विक ने उसे फिर से अपने गले लगा लिया। रानू खुद को छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे। ऋत्विक ने उसे नहीं छोड़ा तो रानू ने उसे धक्का दे दिया। ऋत्विक संभल नहीं पाया और जमीन पर जा गिरा। रानू उसे देखते हुए, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के रहते हुए मेरे पास आ रहे हो, शर्म नहीं आती? मुझे हाथ लगाया तो यहीं से नीचे फेंक दूंगी, भले जेल चली जाऊं। वो गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी। ऋत्विक चुप लेटा था, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। रानू ये देख घबरा गई और नीचे बैठकर ऋत्विक के नाक के पास अपनी हथेली रखी तो सांस चल रही थी। वो झुककर उसके सीने पर कान लगाकर दिल की धड़कन सुनने लगी। तभी ऋत्विक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब दूर जाने की कोशिश की तो मैं सच में चला जाऊंगा और दोबारा वापस नहीं आऊँगा। रानू उठते हुए, हटो, जाओ जहाँ जाना है और कभी मत आना मेरे पास, कहते हुए रानू की आंखें डबडबा गई। वो उठती उससे पहले ही ऋत्विक ने उसे वापस अपने ऊपर खींच लिया और उसकी कमर पकड़कर उसे लिटा लिया। पलट गया। अब रानू उसके नीचे थी और ऋत्विक उसके ऊपर। उसके हाथ अब भी उसकी कमर पर थे। उसने रानू के बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम सच में बेवकूफ़ हो या मुझे बना रही हो? रानू ने आंखें बड़ी करके उसे देखा तो ऋत्विक ने झुककर उसके होंठों के पास अपना होंठ रख दिए। रानू की आंखें फैल गई और वो अवाक से ऋत्विक को देखने लगी। इसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और आंखों में रूमानियत। रानू के शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो ऋत्विक ने उसकी पलकों को चूम लिया, फिर उसके माथे पर अपने सख्त होंठ रख दिए। रानू तो बस इस पल में खो सी गई। उसे अपनी दशा का भान भी नहीं था कि इस वक्त वह किस हालत में है। कुछ देर बाद उसे जब अपना शरीर हल्का महसूस हुआ तो उसने आंखें खोल दी। सामने खड़ा ऋत्विक अपने हाथों को आपस में बांधे मुस्कुरा रहा था। रानू उसे गुस्से से घूरने लगी।
ऋत्विक ने अपना हाथ आगे किया तो रानू खुद से उठकर खड़ी हो गई और वापस जाने के लिए मुड़ गई तो ऋत्विक ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। रानू ने मुड़कर ऋत्विक को देखा और एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, किस हक से तुमने मुझे छुआ? बोलो, किस हक से? ना तो मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ, ना तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। समझ क्या रखा है मुझे? मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है, ये सोचकर मुझे। ऋत्विक ने उसकी कमर पर हाथ रखकर खुद से सटाते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है ये मैं नहीं, तुम बताओगी। दिल्ली में क्यों मुझे छुप कर देखा करती थी? मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट क्यों भेजा करती थी? सबके सामने बोलने वाली रेणुका गर्ग क्यों मेरे सामने चुप हो जाया करती है? मेरे लिए क्यों खुद को इतना बदल लिया तुमने? मुझे देखते ही भागने क्यों लगती हो? मेरी किसी और की तरफ देखने भर से ही तुम्हारे चेहरे पर जलन के भाव क्यों उभर आते हैं? क्यों मेरी शादी की बात सुन घबराई सी मुझे देख रही थी? बोलो, इडियट। क्यों साकी को देखकर तुम्हारी आंखों में नमी तैर गई थी? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? ऋत्विक की पकड़ मजबूत हो गई थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। रानू उससे दूर होती हुई, मैं नहीं जानती, छोड़ो मुझे। रानू उसके सीने पर हाथ मारने लगी तो ऋत्विक ने उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए कहा, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा तो रानू ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसकी आंखें डबडबा गई थी। ऋत्विक उसकी ठुड्डी ऊपर करते हुए बोला, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और पता है तुम्हें वो क्या है? चंद आदित्य के हाथ के नीचे गीत के हाथ थे और आदित्य ने अपनी ठुड्डी अभी गीत के गर्दन पर टिका रखी थी। वो गीत को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था आज। उसने गीत की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए तो हैंडल पर गीत की पकड़ मजबूत हो गई। उसने आंखें मीच ली। चंद आदित्य गीत की स्थिति देख मुस्कुरा उठा और उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर अपने सख्त लब उसके कान के पास ले जाते हुए बोला, मिश्री, यही रुकने का इरादा है क्या? गीत ने झटके से अपनी आंखें खोली और कोहनी से चंद आदित्य के पेट पर वार किया तो चंद आदित्य आउच कहते हुए थोड़ा पीछे हो गया। गीत, गाड़ी तुम ही चलाओ। चंद आदित्य, नहीं, तुम चलाओ। गीत, आगे तुम फिर से चिपकने लगे तो? चंद आदित्य पीछे होकर सीधा बैठ गया तो गुड बॉय कहते हुए गीत ने बुलेट आगे कर दी। रास्ते में चंद आदित्य ने एक शॉप से कुछ सामान खरीदा जिसे देख गीत ने कहा, ये क्या है? चंद आदित्य, अभी बाद में पता चल जाएगा। गीत ने चंद आदित्य के बताया अनुसार एक जगह पर बुलेट रोकी और कहा, पहुंच गए। चंद आदित्य जो पीछे बैठा था उसने कहा, तो कैसी रही मेरे साथ बुलेट की सवारी मिसेस मिश्री? चंद आदित्य ने उसकी कमर पर हाथ रखा तो गीत चिहुक उठी क्योंकि चंद आदित्य के हाथ ठंडे थे। उसके मुंह से मिसेस सिंह सुन उसके कान लाल हो गए। उसे शर्माते देख चंद आदित्य के होंठों पर हंसी खेल गई। ठंड के मौसम में अक्सर ऐसी स्पीड होनी चाहिए जब दो कपल साथ हो, मगर मेरी वाली तो मुझे हाथ ही नहीं लगाने देती। चंद आदित्य ने शिकायती अंदाज में कहा। कि चंद आदित्य की बातों को इग्नोर करते हुए, ये किसका घर है? चंद आदित्य उतर गया और बोला, अंदर चलोगी तो जान जाओगी। गेट बुलेट साइड में लगाकर चंद आदित्य के साथ अंदर चली गई। चंद आदित्य को देख गेट के सामने खड़े गार्ड ने नमस्ते किया तो बदले में चंद आदित्य मुस्कुरा दिया। वो गेट खोलते ही अंदर पहुंचे तभी कुछ बच्चे चंद आदित्य को देख भागते हुए आकर उसके पैरों पर लिपट गए। चंद आदित्य ने अपने हाथ में पकड़ा सामान गीत को दिया और नीचे बैठते हुए बोला, ये हे माय प्रिंसेस एंड प्रिंस, तुम सब कैसे हो? एक 5 साल के बच्चे ने मासूमियत से कहा, आप भूल गए थे हमें डैडा। डैडा सुन गीत चंद आदित्य को देखने लगी। चंद आदित्य उसे गोद में उठाकर चूमते हुए, डैडा बिजी थे अम्मू, क्योंकि आपकी मानवी बुआ की शादी थी। एक 7 साल का लड़का डैडा, मानवी बुआ ने हमें क्यों नहीं बुलाया अपनी शादी में? सबसे बड़ी लड़की ने उसके सर पर चपत लगाई और कहा, एग्जाम चल रहे थे भुलक्कड़ बब्बू। बब्बू आंखें मिचकाते हुए, हाँ याद आ गया, मानवी बुआ तो मिलने आई थी। सब बच्चे चंद आदित्य के गले रखते हुए, हमने आपको बहुत मिस किया डैडा। चंद आदित्य सबको अपनी बाहों में समेटते हुए, मैंने भी तुम सबको बहुत मिस किया बच्चा। चंद आदित्य को ऐसे बच्चों के साथ देख गीत एकटक चंद आदित्य को देख रही थी, जो बच्चों से बातें करते वक्त कितना खुश लग रहा था। चंद आदित्य हंसता था, लेकिन आज उसे खुलकर हंसते देख गीत को अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। सभी बच्चों को देख और चंद आदित्य को डैडा कहते देख वो इतना तो समझ चुकी थी कि ये बच्चे चंद आदित्य के लिए क्या हैं। शालिनिया आंटी जो बच्चों की देख रेख करती थी वो पास आते हुए बोले, चंद आदित्य बेटा तुम? चंद आदित्य शालिनिया आंटी के पैर छूते हुए, कैसी हैं आंटी आप? शालिनिया आशीर्वाद देते हुए, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो और घर में सब कैसे हैं? मानवी की शादी अच्छे से हो गई ना? चंद आदित्य, सब ठीक है आंटी और सब अच्छे से हो गया। शालिनिया आंटी की नज़र जब गीत पर पड़ी तो उन्होंने चंद आदित्य से पूछा, ये कौन है बेटा? शालिनिया आंटी की बात सुन सब बच्चे भी गीत की तरफ देखने लगे। चंद आदित्य, आंटी ये गीत है। आंटी, बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। गीत ने आकर उनके पैर छुए तो शालिनिया आंटी ने गीत को आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है। अम्मू चंद आदित्य की जींस खींचने लगा तो चंद आदित्य क्या कहते हुए झुक गया। अम्मू, ये आंटी कौन है? चंद आदित्य, तुम्हारे डैडा को संभालने वाली। अम्मू अपनी बोहें सिकोड़ते हुए, वो आपको कैसे संभालेंगे, आप बड़े हो गए ना डैडा।
चंद्रादित्य ने उसका सर सहलाते हुए उसे गोदी में उठा लिया और गीत के पास आया तो गीत धीमे से बोली, बताना चाहिए था ना कि बच्चों के पास जा रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ लेकर आते। अम्मू गोदी से उतर गया तो चंद्रादित्य गीत से, तुम्हारे पास क्या है? गीत, कुछ नहीं। चंद्रादित्य ने उसके हाथों की तरफ इशारा किया तो उसकी नज़र अपने हाथों में पकड़े थैले पर पड़ी। उसने चंद्रादित्य की तरफ देखा तो चंद्रादित्य ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, प्रिंस एंड प्रिंसेस, तुम सब अपनी गीत आंटी से बातें करो, तब तक मैं आता हूँ, कहते हुए अंदर चला गया। अम्मू रोने लगा तो चंद्रादित्य उसे उठाकर अपने साथ ले गया। गीत घुटनों के बल बैठते हुए, बच्चों मेरे पास आओ। सबने शलीनिया की तरफ देखा तो शलीनिया ने जाने का इशारा किया। सब बच्चे भागकर गीत के पास चले गए। गीत उन्हें चॉकलेट निकाल कर देती और बदले में बच्चे उसके गाल पर किस करते। सब बच्चे गीत के साथ घुल मिल गए। गीत भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी। वो उनके साथ मिलकर खेलने लगी। थोड़ी देर में चंद्रादित्य ने गीत को आवाज़ लगाई तो सब बच्चों के साथ गीत अंदर चली गई। डाइनिंग टेबल के पास सब बच्चे अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, साथ में गीत भी। वो किचन की तरफ देख रही थी जहाँ से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। गीत उठकर किचन में चली आई और देखकर सामने दरवाजे पर ही ठिठक गई। उसने देखा चंद्रादित्य किचन में खाना बना रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि चंद्रादित्य ऐसा भी कर सकता है। उसने कभी चंद्रादित्य को किचन में खाना बनाते हुए नहीं देखा था। आज किचन में उसे देख वो दंग रह गई। चंद्रादित्य अम्मू से, ये लो तुम्हारा सैंडविच तैयार है। अम्मू, डैडा मुझे प्यास लगी है। चंद्रादित्य के हाथ गंदे थे तो वो हाथ धोने के लिए नल के पास चला गया। जब हाथ धोकर पीछे पलटा तो गीत अम्मू को पानी पिला रही थी। वो मुस्कुरा उठा खाने की बाउल लेकर बाहर चला गया। उसने खाना डाइनिंग टेबल पर रखा तो शलीनी आंटी ने कहा, बेटा खाना लगा देती हूँ मैं, तब तक तुम फ्रेश होकर आ जाओ। जी कहते हुए चंद्रादित्य किचन में चला आया तो गीत अपनी सोच में ही गुम थी। वहीं अम्मू एकटक गीत को ही देख रहा था। चंद्रादित्य ने उसके सामने चुटकी बजाई तो गीत की तंद्रा टूटी। अम्मू, डैडा आंटी बहुत सुंदर हैं, इनकी आंखें हमारी कैंडी की तरह हैं और देखो ना इनके बाल भी कितने बड़े हैं। कहते हुए अम्मू गीत के गले लग गया। गीत ने उसे संभाल कर उठाया तो चंद्रादित्य ने कहा, क्या सोच रही हो? गीत ने चंद्रादित्य की तरफ देखा तो उसने बल्कि झपका दी, जिसे समझकर गीत ने अपने मन में उठ रहे सवाल को शांत किया और अम्मू को दुलारते हुए पूछा, ये कैंडी कौन है बेटा? चंद्रादित्य हंस पड़ा। अम्मू, वो हमारी। चंद्रादित्य अम्मू के मुंह पर हाथ रख, चलो बेटा खाना खाते हैं, भूख लगी है ना, कहते हुए गीत से अम्मू को लेने लगा तो गीत पीछे हट गई, जिससे अम्मू के हाथ से सैंडविच गिर गया और अम्मू रोने लगा। बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, ऐसे क्यों रो रहे हो? गीत ने उसके पीठ थपथपाते हुए कहा। चंद्रादित्य उसके सर पर हाथ रखते हुए, अम्मू का सैंडविच गिर गया। हो सॉरी बेटा, गीत अफसोस से बोली। कोई बात नहीं, कहते हुए चंद्रादित्य ने कहा, अम्मू देखो तो मेरे पास क्या है। उसने प्लेट से एक और सैंडविच का टुकड़ा लिया और उसके सामने कर दिया तो अम्मू उसे लेकर चुप हो गया। गीत और चंद्रादित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा उठे। रानू ने अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा तो ऋत्विक ने कहा, बेपनाह मोहब्बत, यही रिश्ता है ना हम दोनों के बीच। तुम तो मुझसे ज़्यादा जानती हो ना। रानू के गालों पर उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क आई। ऋत्विक ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सब पता है मुझे, तुम्हारे सवाल भी और तुम्हारे जवाब भी। तुम्हें जानना था ना कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है। वो प्यार का रिश्ता है रेणु का, जो हमारे बीच पनप रहा है, जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, बस एक दूसरे को देखकर ही हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन तुम हो ना कि कुछ समझना ही नहीं चाहती, बस बचती फिरती हो मुझसे, मेरे सामने आने से। क्यों इतना कतराती हो यार? प्यार है तो जताओ ना, क्यों दूर भागती रहती हो? ऋत्विक ने आज अपने मन की सारी बातें कह दी, जिसे सुनकर रानू बस खामोश से आंसू बहाती रही। मुझे छुप कर देखती हो, ये अपने प्रेमी को देखने की उत्सुकता थी तुम्हारी। मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए तुम्हारे तिरंगी गिफ्ट्स भेजना, मुझे देखते ही तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, इसीलिए भागती हो ना मुझसे। मुझे किसी और के साथ देख नहीं पाती, ये प्यार नहीं तो क्या है? तुम्हारे करीब जाने भर से तुम्हारी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, इसीलिए तुम खामोश हो जाती हो। रेणु का ये प्यार है जो तुम मेरी ओर खींची चली आती हो। ऋत्विक ने प्यार से उसके बाल को कान के पीछे करते हुए कहा, जानता हूँ सवाल उठ रहे हैं तुम्हारे मन में कि जब इतना जानता हूँ तो इतने दिन तक चुप क्यों था। रानू ने हाँ में सर हिला दिया। ऋत्विक, जब भी तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता था तो मुझे देखते ही भाग जाती थी। जितनी तड़प तुम्हें थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे थी, तो कोई हिम्मत नहीं हुई अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने करने की। लेकिन आज तुम्हें ना देख मेरी सांसें रुक गई थी। जिसे मैंने अपनी जान से ज़्यादा चाहा वो मुझे एक पल में ही छोड़कर जा रही है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे लिए नीचे कूदने ही वाला था कि तुम सामने आ गई। जितनी देर से आज सारी बातें कहते कहते ऋत्विक का गला भर आया था। उसका दर्द आंखों के जरिए आंसू बनकर उसके गालों पर फिसलने लगे थे। रानू ने उसके बहते आंसू पोंछते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और सुबकते हुए बोली, तुमने बिना कुछ सोचे मेरे लिए यहाँ से कूदने वाले थे, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हें पता है तुम भी मेरी तरह दिमाग से ढीले हो। कब से कोशिश कर रही थी तुम्हें सब कह दूं पर कभी कह नहीं पाई। आज सब कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे बस इतना ही प्यार करने वाला चाहिए था
जो मेरे लिए पॉजेसिव हो, मेरी परवाह करे और मुझसे बहुत प्यार करे। मैंने पापा को तो पहले ही खो दिया है, लेकिन अब तुम्हें नहीं खोना चाहती मैं तुमसे तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ ऋत्विक, बहुत ज़्यादा, कहते हुए रानू पंजे के बल खड़ी हुई और उसके माथे पर अपने नर्म होंठ रखते हुए चूम लिया। ऋत्विक ने अपनी आंखें मूंद दी और अपने दोनों हाथों को रानू के कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया, जिससे वो गिरे ना। अरे भाई, प्यार करना है तो घर में जाकर करो ना, ऐसे पब्लिक प्लेस में क्यों रोमांस कर रहे हो? एक तो हमारी बीवी मायके चली गई है और तुम लोग हो कि, एक आदमी ने कहा तो रानू और ऋत्विक अलग हो गए। उन्होंने देखा रास्ते में 2 लोग ही नजर आ रहे थे और सामने एक 38-39 साल का आदमी उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हुए आगे जा रहा था। ऋत्विक ने रानू को अपने सीने से चिपका लिया और फिर गहरी सांस भरते हुए उसका हाथ थामकर गाड़ी की तरफ चला गया। रानू भी चेहरे पर चमक और अधरों पर मीठी मुस्कान लिए उसके हाथों पर पकड़ मजबूत करते हुए उसके साथ चलने लगी। आप सबके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर उबाल मार रहा होगा कि जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो सामने रहने पर दिखाते या जताते क्यों नहीं? लेकिन आप खुद के ऊपर लेकर देखिए कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसके सामने जाने पर आपके गालों का सुर्ख होना और धड़कनों का शोर करना आपको पास रहने पर झिझक महसूस करवा ही देता है कि नहीं? ये हर किसी के साथ होता है यारा। वैसे ही रानू के साथ हुआ। वो ऋत्विक से प्रेम तो करती है, लेकिन अपने दिल की बात बताने से घबरा जाती है। ये सोचकर कहीं ऋत्विक इनकार ना करते। वही ऋत्विक रानू से पहले से प्यार करता है, ये बात तो हमें अभी मालूम हुआ। सिंह सदन। घर में मीना जी दरवाजे की तरफ देख रही थी। बलराज जी और उपासना जी बुआ सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। बलराज जी, मीना जी, बच्चे आ जाएंगे, क्यों परेशान हो रही हो? तुम यहाँ आओ, बैठकर चाय पियो। मीना जी, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं जी, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहेंगे और उनके साथ लड़कियाँ भी तो हैं। अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। शाम से निकले हैं, अभी देखो 11 बजने वाले हैं। आदि भी पता नहीं कहाँ चला गया है, वो भी अभी तक नहीं लौटा। उपासना बुआ, तो उन्हें फ़ोन लगाओ ना भाभी, ऐसे कब तक ताकती रहोगी? मीना जी, अरे हम तो भूल ही गए थे फ़ोन लगाना। मीना जी ने बलराज जी से मोबाइल लेकर चंद्रादित्य को फ़ोन किया तो पहले ही रिंग में चंद्रादित्य ने फ़ोन उठा लिया। मीना जी, आदि बेटा कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? चंद्रादित्य, वहाँ हम आ ही रहे हैं, सब साथ में ही हैं, आप परेशान होकर दरवाजे पर मत टहलिए, अंदर जाइए, ठंड है बाहर। अच्छा ठीक है, आराम से आना, कहते हुए मीना जी मुस्कुराने लगी। बलराज जी, क्या हुआ? मीना जी आकर बैठते हुए, आदि सबको लेकर घर आ रहा है। उपासना बुआ, आदि कितना समझदार है, देखो अकेले गया था और सबको साथ लेकर आ रहा है। जो भी लड़की उससे शादी करेगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। उपासना बुआ मौके का फ़ायदा उठाते हुए, भैया मुझे एक बात कहनी थी, आप इनकार मत करना। बलराज जी, निश्चिंत होकर कहो उपासना। उपासना बुआ, नहीं, आप वादा करो, मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे, अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मीना जी और बलराज जी ने एक दूसरे को देखा तो बलराज जी ने हाँ कहा। मीना जी उनके हाथ में अपना हाथ लेकर वादा करते हैं। उपासना जी, आप जो मानेंगे वो हम देंगे। अब बताइए। उपासना बुआ, आपको तो पता ही है सोमभवी के पिताजी कैसे थे। रात शराब के चलते एक दिन सड़क पर ही उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोमभवी को कैसे पाला है ये मैं ही जानती हूँ। कहते हुए उपासना बुआ रोने लगी। मीना जी उसे चुप कराते हुए, जीजी हम आपके साथ हैं, आपको जो चाहिए आप बताइए, हम देने के लिए तैयार हैं। उपासना बुआ, अगर आप बाद में पलट गए तो? मीना जी, मैं माता रानी की कसम खाकर आपको जुबान देती हूँ, जो आपको चाहिए वो दूंगी। बलराज जी, मीना जी को रोक पाते तब तक मीना जी ने उपासना बुआ से हाँ कह दिया। फिर उपासना बुआ ने जो मांगा जिसे सुन बलराज जी और मीना जी दंग रह गए। गीत अम्मू को लेकर बाहर चली आई और उसी के पीछे चंद्रादित्य भी आ गया। चंद्रादित्य वहीं बने कमरे में गया जहाँ वो कभी जरूरत पड़ने पर रुक सकता था। फ्रेश होकर वो बच्चों के पास आया तो शलीनी आंटी ने पहले ही सब बच्चों के प्लेट में खाना परोस दिया था। अम्मू को गीत के हाथ से खिलाने लगी तो सब बच्चे एकटक अम्मू और गीत की तरफ देखने लगे। गीत ने जब सबको अपनी तरफ देखते पाया तो इशारे में पूछा, क्या हुआ? बच्चे अपनी प्लेट में देखने लगे। गीत चंद्रादित्य की तरफ देखने लगे तो चंद्रादित्य ने अपने कंधे उचका दिए। बब्बू ने अपनी प्लेट उठाई और गीत के सामने किया तो गीत उसे देखने लगी। बब्बू मासूमियत से बोला, आप मुझे भी खिला दो ना प्लीज़ अम्मू की तरह, मेरी माँ तो मर गई है, वो यहाँ होती तो मैं आपको नहीं कहता। गीत की आंखें भर आई, उसे बब्बू के दर्द में अपनी छवि नजर आने लगी। वो भी तो बिन माँ के पली बड़ी है, लेकिन बब्बू उसके पास तो माँ के साथ बाप भी नहीं है। गीत उससे प्लेट लेकर उसे खिलाते हुए, मैं हूँ ना तुम लोगों की माँ, और शलीनी आंटी भी तो माँ जैसी हैं, तो दुखी मत हुआ करो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है। गीत ने उसके गालों को चूमते हुए कहा तो उसने एक एक करके सभी बच्चों को एक एक निवाला खिलाया तो सब अपने अपने प्लेट में खाने लगे। अम्मू ने गीत से कहा, सबको खिलाया लेकिन डैडा को नहीं। गीत ने चंद्रादित्य की तरफ देखा तो चंद्रादित्य ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मुझे भी भूख लगी है। अम्मू ने गीत का हाथ पकड़ा और चंद्रादित्य के पास से जाकर खड़ा कर दिया।
हाँ, डैडा को भी खिलाओ। सारे बच्चे एक साथ कहने लगे। गीत ने एक निवाला चंद्रादित्य की तरफ बढ़ाया तो चंद्रादित्य ने उसकी उंगली अपने होंठों से दबाते हुए बोला, बहुत टेस्टी है। गीत ने अपना हाथ हटा लिया और बोली, खाना तो आपने बनाया है। चंद्रादित्य उसके करीब झुकते हुए, नहीं, तुम्हारे हाथ से खाया इसलिए। गीत के चेहरे पर हया की लाली उमड़ आई और वो मुस्कुरा उठी। सब बच्चे एक बड़े से रूम में रहते थे जिसमें बेड के साथ साथ टॉयज और बहुत सारे अलग अलग तरह के खिलौने रखे हुए थे। दीवार पर भी फूलों और कार्टून की पेंटिंग बनी हुई थी। सब बच्चे अपने अपने बिस्तर में जाकर लेट गए। चंद्रादित्य बच्चे को कहानी सुनाने के लिए कुर्सी पर बैठा तो गीत ने कहा, आज बच्चों को मैं कुछ सुनाऊं। चंद्रादित्य कुर्सी से उठकर अम्मू के पास जा लेटा तो अम्मू उसके पेट पर चढ़कर लेट गया। अम्मू जन्नत में सबसे छोटा बच्चा था और सभी उसे बहुत दुलार करते थे। गीत ने आंखें बंद की और गुनगुनाना शुरू किया, चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आंखों में आए, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, बेटा मेरा सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी। गीत आगे गा नहीं पाई जब उसने देखा सामने तो बच्चे सब सो गए थे सिवाय चंद्रादित्य के जो एकटक ही गीत को निहार रहा था। गीत उठकर बाहर चली गई। चंद्रादित्य ने अम्मू को ठीक से सुलाया और कंबल से कवर कर सब बच्चों को देखा, फिर लाइट ऑफ कर हल्की रोशनी वाला बल्ब जलाकर बाहर निकल गया। गीत अपनी आंखें साफ करती हुई आई और शलिनिया आंटी से बोली, बच्चे सो गए। शलिनिया आंटी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटी आती रहा करो। गीत ने हाँ में सर हिला दिया। चंद्रादित्य ने गार्ड से बात की, फिर शलिनिया आंटी से, फिर आऊँगा आंटी कहते हुए गीत को लेकर निकल गया। गीत खामोशी से चंद्रादित्य के पीठ पर सर रखे उससे चिपकी हुई थी। चंद्रादित्य ने उसकी खामोशी महसूस की तो बुलेट की स्पीड कम करते हुए बोला, क्या हुआ मिश्री। गीत चंद्रादित्य की कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो लोगों के बारे में ऐसा सोच रखते हो। चंद्रादित्य हंस पड़ा, कैसी सोच और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। गीत, आपको समझने लगी हूँ इसलिए। वैसे अम्मू और बाकी बच्चे आपको कहाँ मिले। चंद्रादित्य, मिश्री मैं पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकता, लेकिन जो मेरे बस में है उसे मैं बदलने की आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। वो बच्चे मुझे ट्रैफिक में भीख मांगते हुए मिले थे। जब भी हॉस्पिटल जाता किसी न किसी बच्चे को ट्रैफिक में, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर देखता, उस वक्त मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ ही रुपयों के सिवा कुछ और नहीं था। तब मैंने खुद से वादा किया था कि जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ अलग ही करूंगा। गीत अपने फिर क्या किया, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे इनाम मिला, फिर डॉक्टर बनने के बाद मिलने वाली राशि और कुछ दोस्तों ने मदद की, उसी से ये घर बनाया, जन्नत। गीत ने आई लव यू कहते हुए उसके पीठ को चूम लिया। चंद्रादित्य, ये गलत है मिश्री। गीत, कुछ गलत नहीं, तुम बाइक चलाने में ध्यान दो। चंद्रादित्य उसके हाथ को चूमते हुए, आई लव यू टू मेरी मिश्री, ऐसे मेरी ज़िंदगी में मिठास घोलती रहना। गीत ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, अब हम कहाँ जा रहे हैं। चंद्रादित्य, घर। वहाँ परेशान हो रही है। तो उन्होंने रास्ते में एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर घर के लिए निकल गए। गीत ने रानू को मैसेज किया कि वो लोग सीधे घर जा रहे हैं, तुम लोग कहाँ हो। रानू ने जवाब दिया कि वो लोग भी घर जा रहे हैं, सोमभवी भी उनके साथ हैं। पांचों घर पहुंचे तो मीना जी सोफे पर बैठे उनका इंतजार कर रही थी। बलराज जी और उपासना बुआ अपने अपने कमरे में थे। मीना जी ने पांचों को देखा, कहा, कितनी देर कर दी आने में तुम लोगों ने, कब से राह देख रही थी, अब जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो। सब चले गए लेकिन चंद्रादित्य अभी भी वहीं खड़ा था। मीना जी दरवाज़ा बंद करके पीछे पलटी तो देखा चंद्रादित्य खड़ा उसे ही देख रहा था। मीना जी, आदि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए। चंद्रादित्य उनके पास आया और उन्हें साइड से गले लगाते हुए बोला, क्या बात है माँ। कोई बात नहीं है बेटा। मीना जी ने कहा, कोई तो बात है। आदि, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम आपके बेटे हैं, उससे पहले आप हमारी माँ हैं, तो बताइए क्या है। बेटा, वो तुम लोग बाहर गए थे ना, इसीलिए तुम जाते हो तभी भी चिंता लगी रहती है, लेकिन आज तुम लोगों के साथ तीनों बच्चे भी थी ना, इसीलिए परेशान हो रहे थे। सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगा। मीना जी, तो इनके साथ कैसे आया, तुम तो अकेले गए थे ना। चंद्रादित्य, माँ मैं बच्चों से मिलने गया था इसलिए, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाओ। मीना जी उसके गाल पर हाथ रखकर हाँ कहते हुए चली गई। चंद्रादित्य खुद से, बेटा आज तू बच गया, माँ से झूठ भी बोलना नहीं पड़ा, कहते हुए वो भी अपने कमरे में चला गया। रानू बेड पर तकिए को गोद में रखे मुस्कुराए जा रही थी। गीत बाथरूम से निकलकर अपने हाथों पर लोशन लगाते हुए बोली, क्या बात है, मुस्कुराया जा रहा है, लगता है नैनो में ऋत्विक जी की तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें वो तुझे किस। रानू झटके से बिस्तर से उठकर, तूने कब देखा, तुम तो चंद्रादित्य के साथ थी ना। गीत आंखें नचाते हुए, मतलब मैंने जो कहा सच था। रानू शर्माने लगी तो गीत उसे छेड़ते हुए, हाय रब्बा, कुड़ी शर्मा रही है। रानू ने तकिए में मुंह छुपा लिया तो गीत उसके मुंह से तकिया छीनते हुए, तूने अपने दिल की बात उसे बता दी ना, सच बता और क्या हुआ। रानू ने शुरू से लेकर अंत तक उसे सब बता दिया, जिससे सुन गीत खुश हो गई और उसके गले लग गई। दोनों को अपना प्यार मिल गया था, जिसे अपने जहन में बसाकर दोनों मीठे सपनों में गुम हो गए। ऋतिक घड़ी में टाइम देखते हुए, यार मैं जाऊँ क्या उससे मिलने। नहीं नहीं, सो गई होगी अगर तो। वो चिल्लाने लगी तो
मैं तो पिट जाऊंगा। ऋत्विक, अगर वो जाग रही होगी तो गुस्सा हो जाएगी कि मुझसे मिलने भी नहीं आया। ऋत्विक अपने कमरे से बाहर निकलकर उनके कमरे की तरफ चला आया। देखा चंद्रादित्य अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा किसी सोच में गुम था। वो अंदर आ गया और उसके कंधे पर टैप किया तो उसकी तंद्रा टूटी। ऋत्विक, क्या हुआ? चंद्रादित्य सर हिलाते हुए, कुछ नहीं। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? ऋत्विक सकपका गया तो चंद्रादित्य ने कहा, रानू से मिलना है। ऋत्विक ने उसे देखा तो वो बोला, गीत ने नहीं बताया। मैंने देखा सीढ़ी चढ़ते समय तुम दोनों को एक दूसरे को देख शर्माते हुए। ऋत्विक बेड पर लेटते हुए, यार मैंने जब पहली बार उसे देखा था तो देखता ही रह गया था। अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आई थी। उस वक्त वो एकदम बच्ची दिख रही थी। उसके बालों की 2 चोटी बना रखी थी और पीच कलर का फ्रॉक पहने मेरे सामने खड़ी थी। तब से लेकर आज तक उसका दीवाना बना घूमता था। लेकिन तुझे पता है, दूसरी मुलाकात में मुझे देख ऐसे भागी थी जैसे मैं कोई पिशाच हूँ। चंद्रादित्य उसे चिढ़ाते हुए, दिखता भी तो है, पहले वैसा ही था। ऋत्विक उठते हुए, क्या कहा? कुछ नहीं, फिर क्या हुआ? चंद्रादित्य ने कहा। ऋत्विक, दूसरी मुलाकात में मैं एक आंटी को इंजेक्शन लगा रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने बस इतना कहा उन आंटी से कि आंटी आप बालों को कटवा दो, नहीं तो मैं काट दूंगा, क्योंकि उन आंटी के सर पर गहरी चोट लगी थी और वो उस जगह को देखने भी नहीं दे रही थी। उसके बाद से मुझे देख भागती रहती है, वैसे मैं उसके बाल भी काट दूंगा। ऋत्विक ने अफसोस से कहा, फिर पागल लड़की कहते हुए मुस्कुरा उठा। चंद्रादित्य मुस्कुराते हुए बोला, अब नहीं डरती? आपका तो पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में मुझे डरा कर जरूर रखेगी। कहते कहते ऋत्विक हंस पड़ा और चंद्रादित्य, तुम माँ और छोटी से बात करोगे क्या मेरे लिए? जब दिल्ली जाना हुआ तब करूँगा, बाकी तुम दोनों ही संभालना। फिर ऋत्विक उठकर रानू को देखने गया। रानू जहाँ गहरी नींद में सोई हुई थी, दूसरी तरफ मुँह किए गीत सो रही थी। उसने रानू के सिर को ठीक करते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर अपने कमरे में चला गया। गीत करवट बदलते हुए उठ गई। उसने रानू की तरफ देखा जो घोड़े बेचकर सो रही थी। गीत उठकर बैठी, फिर लेटते हुए आंखें बंद कर ली। तभी चंद्रादित्य अंदर आया, उसे जैसे बाहों में भरकर अपने कमरे में ले गया। अब उसे गीत की आदत हो गई थी। चंद्रादित्य गीत को अपने बिस्तर पर सुलाकर जाने लगा तो गीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। चंद्रादित्य ने जब गीत को जगे हुए देखा तो कहा, मिश्री तुम जाग रही थी? गीत ने अपनी पलकें झपकाते हुए हाँ कहा। चंद्रादित्य ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरे साइड आकर लेट गया। गीत सरकते हुए पास आ गई और उसके सीने पर सर रखकर बोली, चुप क्यों हो गई? चंद्रादित्य उसके सिर को सहलाते हुए, तुम अगर नहीं रहोगी तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा? एक दिन भी तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। अगर तुम दिल्ली चली गई तो कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? कीर्ति ने सुना तो वो चंद्रादित्य की तरफ देखने लगी। उसने चंद्रादित्य के चेहरे के पास अपना चेहरा किया और बोली, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन जब दिल्ली जाना हुआ तो तुम मेरे पास आ जाना, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। चंद्रादित्य ने सिर्फ कहा तो गीत आंखें सिकोड़ते हुए बोली, क्या अब चंद्रादित्य कुछ नहीं बोला। गीत भी जानती थी कि एक ना एक दिन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहना चाह रहे थे। जब से मैं 13 साल की थी तब पापा के एक दोस्त घर आए थे। डैड मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। घर में मैं, रानू और कुछ नौकर ही थे। उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी। किसी पार्टी के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। पहली बार जब उसने मुझे देखा तो अजीब लगा, लेकिन उतनी समझ नहीं थी कि सही गलत को पहचान सकूं। लेकिन फिर भी अपनी तरफ उठी नज़र को पहचान पा रही थी। मैंने उनसे दूरी बढ़ा दी। डैड से कुछ कह नहीं पाई। जब घर आए तो उन्हें नौकर से पता चला कि डैड घर पर नहीं है, तो वो पानी पीने के बहाने मेरे कमरे में आए। तो मैं रानू के साथ खेल रही थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे और रानू को गंदे तरीके से मैंने और रानू ने जो हाथ में आया उससे उसे मारने लगे। रानू ने मौका पाकर कुर्सी पर चढ़कर दरवाजे को खोला और चिल्लाने लगी। तब जाकर नौकर आए और उस इंसान को मारने लगे। मैं और रानू बुरी तरह से घबरा गए थे। डैड को पता चला तो वो मीटिंग छोड़कर घर चले आए। उनके आने तक रानू की माँ शांति आंटी ने हमें संभाला। उस हादसे से हम दोनों बहुत डर गए थे। घर से बाहर नहीं निकल पाते। कमरे में भी अकेले होने पर डर लगता। तब अजीब अजीब से सपने आते थे। उसके 2 दिन बाद डैड ने हमें सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए एक महिला टीचर को चुना। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। जब कॉलेज में थी तब एक लड़के की तरफ आकर्षित होने लगे। वो लड़का भी मुझे भाने लगा। उस लड़के ने कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज किया और शादी का प्रपोजल रखा, जिसे सुन मैं खुश थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी उसने एक दिन मुझसे कहा कि उसे हमारे फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो वो बिजनेस करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मैं उसे डैड से चोरी छिपे पैसे देती गई। टू बी कंटिन्यूड।